सुप्रभात विद्यार्थियों। हम लोग पढ़ रहे थे वंशागति एवं आनुवंशिकी, जिसमें अपना पहला अध्याय वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। अब हम विकारों के जेनेटिक डिसऑर्डर आनुवंशिक विकारों के बारे में बात कर रहे थे। आनुवंशिक विकारों को हमने 3 भागों में विभक्त किया था। कौन कौन से आप लोगों को याद होगा? वंशावली विश्लेषण, दूसरा था अपना मेंडलीय विकार और तीसरा है गुणसूत्रीय विकार। तो मेंडलीय विकारों में भी हमने हीमोफीलिया की चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया की। देखिए, मेंडलीय विकारों के अंतर्गत सबसे पहले अपन ने हीमोफीलिया पढ़ा था। हीमोफीलिया क्या है? जब रक्त का थक्का जमाने वाले कारक की एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्रभावित हो जाती है तो उसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, और रक्त का थक्का नहीं जमने के कारण कोई भी चोट लगने पर शरीर में स्थित संपूर्ण रक्त शरीर से बाहर निकल जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आज प्रारंभ करते हैं वर्णांधता से। ठीक है, वर्णांधता के अंतर्गत क्या है? सबसे पहली बात, 1 नंबर का जो प्रश्न बनता है वर्णांधता के अंतर्गत वो क्या है? यह एक लिंग सहलग्न। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्णांधता की। तो एक एक को अपन डिस्कस करेंगे। वर्णांधता, सबसे पहली बात क्या है? एक लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार है। ठीक है, लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार है। तो मेंडलीय विकारों के अंतर्गत देखिए, अप्रभावी का मतलब क्या हुआ कि जब अपन कोई भी क्रॉस करवाते हैं, जैसे अपन ने एक लंबे पादप और बौने पादप के बीच में क्रॉस करवाया, तो F1PD में अपने को क्या प्राप्त हुआ? F1PD में अपने को एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी प्राप्त हुआ। यानी हमें क्या प्राप्त हुआ? विषम युग्मजी अवस्था प्राप्त हुई। विषम युग्मजी अवस्था प्राप्त हुई। ठीक है, विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी के अंतर्गत क्या हुआ? देखिए, हमने लिखा अप्रभावी। तो अप्रभावी जो लक्षण है वो यहां प्रकट नहीं होता है। तो विषम युग्मजी परावस्था का मतलब क्या हुआ कि जब दोनों टी स्मॉल आएंगे, जैसे कि हम यहां F1PD के मध्य F1PD से क्रॉस करवाते हैं तो हमें 3:1 प्राप्त होता है। तो ये एक वापस क्या आया अपने पास? ये एक वापस अप्रभावी आया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यह रोग अप्रभावी है। सबसे पहली बात तो लिंग सहलग्न। तो अपने को पता है कि लिंग सहलग्न हमारे पास 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र कौन कौन से? मादा के अंदर XX और नर के अंदर XY। तो इसका वर्णांधता का जो जीन है वो भी X गुणसूत्र के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, तो X गुणसूत्र पर स्थित होने के कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हीमोफीलिया के समान इनकी वंशागति होती है। तो अगर नर के अंदर इस X के ऊपर ये जीन आ जाएगा तब तो क्या हो जाएगा? वो रोगी हो जाएगा। और मादा रोगी तब होगी जब दोनों X गुणसूत्रों के ऊपर ये कलर ब्लाइंडनेस, इंग्लिश में इसको कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है? C लिया है। तो मादा के अंदर दोनों गुणसूत्रों के ऊपर जब ये जीन स्थित होगा तब मादा क्या होगा? मादा क्या होगी? इस रोग से प्रभावित होगी। अदरवाइज मादा के एक गुणसूत्र के ऊपर ये C उपस्थित होने पर वो क्या कहलाती है? वाहक कहलाती है। अब कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता रोग होता क्या है? तो अपनी आंखों में पाए जाने वाले लाल और हरे रंग के शंकु में विभेद होने के कारण ये लाल और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते। इसे हम क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। तो एक मैं आपको उदाहरण इसका बता देता हूं। बाकी आप जो हीमोफीलिया की अपन ने वंशागति देखी थी, सेम वैसी ही वंशागति इनकी होती है। मान लीजिए किसी वाहक महिला का विवाह जो है वो किससे हो गया? एक स्वस्थ पुरुष से हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा? अपने को पता है मेंडलीय विकारों के अंतर्गत युग्मक निर्माण ये स्थिति आ गई। अब ये X इसके साथ और ये X इसके साथ। ठीक है, तो XX और XY। अब ये X इसके साथ तो XC और X और एक बार इसके साथ
तो क्या हो जाएगा XCY। तो ये जो नर उत्पन्न होगा वो नर क्या हो जाएगा, रोगी, और ये मादा जो उत्पन्न होगी ये मादा कैसी हो जाएगी, ये मादा हो जाएगी वाहक, और ये नर जो है वो सामान्य और ये मादा जो है सामान्य। तो इस प्रकार से इनकी वंशागति चलेगी। तो किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न पूछ लिया जाए, वाहक महिला का विवाह स्वस्थ पुरुष से, या वाहक महिला का विवाह रोगी पुरुष से, या रोगी महिला, इसमें महिला भी रोगी हो सकती है, जैसा कि अपन ने हीमोफीलिया में बात की थी कि हीमोफीलिया के अंतर्गत महिला जो है वो रोगी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ कलर ब्लाइंडनेस इसमें पाया जा सकता है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस से जो है वो मृत्यु नहीं होती है, वर्णांधता से मृत्यु नहीं होती है। ये केवल इतना ही होता है कि इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। तो ये हो गया अपना वर्णांधता। इसके बाद में अपन लेते हैं सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता। दात्र कोशिका अरक्तता, सबसे पहले दात्र कोशिका अरक्तता क्या है, तो जो अपन ने बात की थी आरबीसी की, आरबीसी सामान्यतः क्या होती है, आरबीसी सामान्यतः गोलाकार होती है, ठीक है। इस रोग का दूसरा नाम है सिकल, इंग्लिश में कहते हैं सिकल सेल एनीमिया या हंसियाकार आरबीसी या लाल रक्त कणिका। तो इसके इस रोग में क्या होता है, इस प्रकार से ये अपनी आरबीसी जो है वो हंसियाकार हो जाती है। तो सबसे पहली बात वही, ये भी क्या है, एक एलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है। सबसे पहली बात तो क्या है, इसका जो जीन होता है, यानी सिकल सेल एनीमिया को नियंत्रित करने वाला जीन जो है वो अलिंग गुणसूत्र, यानी हमारे पास क्या है 23 जोड़े गुणसूत्र है। इन 23 जोड़े गुणसूत्रों में 22 जोड़े गुणसूत्र जो है वो तो क्या है अलिंग गुणसूत्र है, और एक जोड़ा गुणसूत्र जो है वो क्या है लिंग गुणसूत्र है। तो इसको प्रभावित करने वाला जो जीन है वो अलिंग गुणसूत्र के ऊपर स्थित होता है। दूसरा जो अपन ने कलर ब्लाइंडनेस में बात की थी, ये भी क्या है, एक अप्रभावी रोग है। अप्रभावी रोग का मतलब क्या हो गया कि जब ये विषम युग्मजी अवस्था में उपस्थित होता है तब व्यक्ति रोगी नहीं होता, केवल समयुग्मजी अवस्था में होने पर ही यह रोग प्रदर्शित करता है। और इसको नियंत्रित करने वाली जो जीन होती है उसको अपन कह देते हैं HB, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन इससे प्रभावित होता है, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन, तो HBS। और ये रोग क्या होगा जब समयुग्मजी अवस्था में, यानी HBS, क्योंकि अपन जानते हैं एलील मैंने आपको डाउट क्लास में भी बताया था, जोड़ों के रूप में पाए जाने वाले जीनों को अपन क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। तो इसके जो एलील होंगे वो दोनों समान प्रकार के होंगे, यानी समयुग्मजी अवस्था में जब यह प्रदर्शित होता है तब व्यक्ति रोगी होता है। सामान्य अवस्था में HBA और HBA होता है, ठीक है। और विषम युग्मजी अवस्था की बात कर ले तो HBA और HBS, विषम युग्मजी अवस्था में ये स्थिति होती है। तो यहाँ ये A जो है वो इस S के ऊपर क्या होगा, प्रभावी होगा। तो इस S के ऊपर A के प्रभावी होने के कारण ये व्यक्ति रोगी नहीं होता है, और समयुग्मजी अवस्था में ही व्यक्ति क्या होता है, रोगी होता है। तो होता क्या है रोग के अंतर्गत कि हीमोग्लोबिन अणु जो है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में हिम तो क्या है, आयरन है या लोहा है, और ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। और प्रोटीन में आप लोगों को पता है क्या होता है कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जुड़कर जब एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन अणु की जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है उसकी छठी स्थिति में एक अमीनो अम्ल ग्लूटेमिक अम्ल, उसका स्थान कौन ले लेता है, वेलिन ले लेता है, और वेलिन लेने के कारण यह रोग हो जाता है।
तो आप लोग देखिए होता क्या है इस रोग के अंतर्गत, वो आप बोर्ड पे अच्छे से देखिए। देखिए पेप्टाइड, पेप्टाइड, पेप्टाइड किसे कहते हैं? जब दो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो उन दोनों एमिनो अम्लों के मध्य जो बंध बनता है, जब दो एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो उन दोनों एमिनो अम्लों के मध्य एक बंध बनता है, उस बंध को अपन क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध। यहां हम चूंकि आपको पता है कि 20 प्रकार के एमिनो अम्ल जब जुड़ते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो यहां पर क्या है, केवल 6 एमिनो अम्लों की हम बात कर रहे हैं। तो सामान्य जो HBA पेप्टाइड बंध होता है उसके अंतर्गत सबसे पहले वेलिन 1 नंबर पे, 2 नंबर पे हिस्टामिन, 3 नंबर पे थ्रियोइन, 4 नंबर पे प्रोलिन, 5 नंबर पे ग्लूटामिक अम्ल और 6 नंबर पे ग्लूटामिक अम्ल ही होता है। अब जो सिकल सेल एनीमिया के अंतर्गत क्या हो जाता है कि 1 नंबर पे वेलिन, 2 नंबर पे हिस्टामिन, 3 नंबर पे थ्रियोइन, 4 नंबर पे प्रोलेनिन और 5 नंबर पे ग्लूटीन और 6 नंबर पे आना क्या चाहिए था? ग्लूटेमिक अम्ल आना चाहिए था लेकिन ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पे क्या आ जाता है? वेलिन नामक एमिनो अम्ल आ जाता है। तो वेलिन एमिनो अम्ल आ जाने के कारण तो हीमोग्लोबिन की जो श्रृंखला है या हीमोग्लोबिन के अंतर्गत जो ग्लोबिन है वो क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। और ग्लोबिन के प्रभावित होने के कारण आरबीसी का जो आकार है वो हंसियाकार हो जाता है और हंसियाकार आकार हो जाने के कारण सामान्यतः एक आरबीसी के अंतर्गत उपस्थित हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक करता है। लेकिन 6ठे स्थान पे स्थित यानी 20 प्रकार के एमिनो अम्लों में से 6ठे स्थान पर स्थित ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पे वेलिन अम्ल आ जाने के कारण यहाँ HBS पेप्टाइड बंध बन जाता है। HBS पेप्टाइड बंध बन जाने के कारण ग्लोबिन की जो श्रृंखला है वो प्रभावित हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन अणु में बहुलीकरण हो जाता है और हीमोग्लोबिन अणु में बहुलीकरण हो जाने के कारण आरबीसी का जो आकार है वो परिवर्तित हो जाता है और इस आकार के परिवर्तित हो जाने के कारण हीमोग्लोबिन का अणु जितने ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ संयोग करता है उतने ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ यह संयोग नहीं कर पाता है और जिसके कारण कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो कम हो जाती है, तो जकड़न, ऐंठन इत्यादि बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और इस रोग को हम क्या कहते हैं? दात्र कोशिका अरक्तता या हंसियाकार लाल रक्त कोशिका, जिसे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता। और यह रोग क्या है? एलिंग क्रोमोसोम या एलिंग गुणसूत्रीय अप्रभावी लक्षण है जो कि समयुग्मजी अवस्था में ही प्रकट होता है। तो ये हो गया अपना सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी? थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया भी क्या है? एक अलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी जीन रक्त विकार है। यानी सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं कि ये अलिंग सहलग्न रक्त विकार है। अलिंग सहलग्न रक्त विकार है। दूसरी बात ये भी क्या है? एक अप्रभावी रोग है। अप्रभावी रोग का मतलब आपको बता दिया कि जब समयुग्मजी अवस्था होती है तभी यह रोग होता है, विषम युग्मजी अवस्था में यह रोग नहीं होता। अब वास्तव में थैलेसीमिया में होता क्या है? तो थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन का निर्माण, अभी आपको मैंने बताया सिकल सेल एनीमिया में भी कि हीमोग्लोबिन बनाने वाली जो प्रोटीन होती है वो ग्लोबिन होती है और ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला में क्या होता है कि अपन बात कर लेते हैं ए इस प्रकार से और दूसरा क्या है? ए इस प्रकार से, ये इनकी जीनी संरचना होती है
और इसके कारण जो ग्लोबिन होता है उसके संश्लेषण में कमी आ जाती है, या फिर जो हीमोग्लोबिन है वो विकृत हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में कमी आना या हीमोग्लोबिन का विकृत होना, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, रक्ताल्पता हो जाती है। यानी रक्त की जो कमी होती है उसे हम रक्ताल्पता या एनीमिया कहते हैं। तो आप लोगों को पता है, पिछले साल आप लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा था, तो रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने देखा था कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि सबसे पहली बात, मनुष्य के अंदर लगभग 5 से 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। तो वो 5 से 5.5 लीटर रक्त जो है उसकी मात्रा में, उसके वॉल्यूम में, उसके आयतन में कोई कमी नहीं होती। रक्ताल्पता का मतलब होता है कि रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन जो है, उस हीमोग्लोबिन की जो सामान्य मात्रा होती है वो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होती है। तो उस हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना क्या कहलाता है, रक्ताल्पता। तो सिकल सेल एनीमिया में भी रक्ताल्पता हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है। और थैलेसेमिया में भी क्या होता है, रक्त की कमी आ जाती है। होता क्या है, तो सबसे पहले यह अलिंग सहलग्न रक्त विकार है। दूसरा, यह भी अप्रभावी रोग है। और किसके कारण होता है, तो उत्परिवर्तन या विलोपन। तो विलोपन को अपन पढ़ेंगे गुणसूत्रों के अंतर्गत। गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत क्या होता है कि या तो गुणसूत्र की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है या गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाती है। इसके अलावा जो संरचनात्मक गुणसूत्रीय परिवर्तन होते हैं उसमें गुणसूत्र के कुछ भाग का विलोपन हो सकता है, कुछ भाग की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो उसे हम क्रमशः विलोपन द्विगुणन नाम से जानते हैं। तो इसका कारण क्या है, उत्परिवर्तन या विलोपन। अब होता है क्या है कि ग्लोबिन का निर्माण जो है वो 2 प्रकार की श्रृंखलाओं करती है, अल्फा और बीटा ग्लोबिन क्या करती है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। तो यहाँ पर थैलेसेमिया भी 2 प्रकार का हो जाता है, अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया। अल्फा थैलेसेमिया जो है उसको नियंत्रित करने वाले जीन जो है वो HbA1 और HbA2। तो कई बार अगर आप ने रक्त की जांच करवाई है तो उसमें भी ये दोनों शब्द काम में लिए जाते हैं, लिखे हुए रहते हैं ब्लड रिपोर्ट के अंदर, HbA1 कम हो गया या HbA2 कम हो गया, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है अल्फा थैलेसीमिया में कि जो ग्लोबिन है उस ग्लोबिन का उत्पादन जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ग्लोबिन का उत्पादन कम होने के कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है और पर्याप्त मात्रा में रक्त जो है उसका परिवहन नहीं हो पाता। दूसरा, बीटा थैलेसेमिया, इसको नियंत्रित करने वाली एकमात्र जीन होती है HBB, ठीक है। और इसके कारण जो ग्लोबिन उत्पन्न होता है वो ग्लोबिन कैसा उत्पन्न होता है, वो विकृत प्रकार का, डीनेचर प्रकार का, यानी जो सामान्य अवस्था में ग्लोबिन होता है उस प्रकार का ग्लोबिन यहां उत्पादन नहीं होता, जिसके कारण भी हीमोग्लोबिन की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जो अपन बात कर रहे हैं अलिंग सहलग्न रक्त विकार है, तो ये गुणसूत्र संख्या जो 16 है इसके ऊपर ग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करने वाली जीन जो है वो उपस्थित होती है। तो 16वें गुणसूत्र में यानी 22 या हम यूं कह दें 44वें गुणसूत्र तक, गुणसूत्र संख्या 44 तक, 1 से लेके 44 तक अगर इन गुणसूत्रों के ऊपर किसी भी रोग का जीन स्थित है तो वो सारे के सारे क्या होंगे, अलिंग सहलग्न। और X या Y गुणसूत्र के ऊपर किसी रोग को नियंत्रित करने वाला जीन उपस्थित है तो उसे हम क्या कह देंगे, लिंग सहलग्न रोग। तो यह भी क्या है, एक अलिंग सहलग्न रोग है। तो इस रोग में क्या होता है, उत्परिवर्तन या विलोपन के कारण यह रोग जो है वो अभिलक्षित होता है। जितने अधिक जीन इससे प्रभावित होते हैं उतनी ही कम मात्रा में अल्फा ग्लोबिन संश्लेषित होता है, जबकि अल्फा डैश या बीटा थैलेसेमिया के अंतर्गत जो ग्लोबिन संश्लेषित होती है वो क्या होता है, विकृत मात्रा में संश्लेषित होती है। और अल्फा डैश थैलेसीमिया प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 11 पर स्थित एकल जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। और बीटा थैलेसेमिया जो है वो गुणसूत्र संख्या 16 के कारण संश्लेषित होता है। इसमें 1 या 2 जीनों के उत्परिवर्तन के कारण यह रोग होता है। तो ये हो गया अपना क्या,
थैलेसेमिया। थैलेसेमिया दो प्रकार का, या तो अल्फा थैलेसेमिया कहते हैं या बीटा थैलेसेमिया कहते हैं, या ए डॉट या ए नॉट, इस प्रकार से दो प्रकार के थैलेसेमिया होते हैं। एक में ग्लोबिन का अणु कम उत्पादित होता है और दूसरे में विकृत ग्लोबिन का उत्पादन होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की क्षमता में कमी आ जाती है, जिसे हम रक्ताल्पता भी कहते हैं। अब मेंडलीय विकारों के अंतर्गत अपना लास्ट रोग बचा है। आज हम मेंडलीय विकार के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद में गुणसूत्रीय विकारों के बारे में अध्ययन करेंगे अपने अगले वीडियो में। गुणसूत्रीय विकारों के अंतर्गत दो प्रकार के अपने विकार है, असुगुणिता और सुगुणिता, और इसके अलावा दो टॉपिक अपने और ऐड किए हुए हैं, जो कि आपको अगर नई पुस्तक आपने ली है तब तो पुस्तक में ही उसका वर्णन दिया हुआ है। कौन कौन से, एक तो बहु प्रभाविता और एक मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। और अगर आपने किसी पुराने विद्यार्थी से पुस्तक ली है तो आप लोग देख लेना, पुस्तक के अंत में कुछ टॉपिक जो और ऐड किए हुए हैं उसमें मधुमक्खी में लिंग निर्धारण और बहु प्रभाविता का वर्णन किया हुआ है। तो आज का अपना अंतिम रोग मेंडलीय विकारों के अंतर्गत वो है फेनिलकीटोन्यूरिया। उसको और देख लीजिए, फेनिलकीटोन्यूरिया। फेनिलकीटोन्यूरिया क्या है? एक जन्मजात उपापचय त्रुटि है। जन्मजात उपापचय, उपापचय किसे कहते हैं आप लोगों को याद होगा, अपचय और उपचय को संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। अपचय का मतलब होता है बड़े यौगिक को छोटे अणुओं में तोड़ना और छोटे छोटे अणुओं को जोड़कर बड़े यौगिक का निर्माण करना उपचय कहलाता है। तो अपचय और उपचय को संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। तो सबसे पहली बात, फेनिलकीटोन्यूरिया में भी क्या है, यह एक जन्मजात उपापचय त्रुटि है। और यह भी क्या है, यह भी एक अलिंग क्रोमोसोम यानी अलिंग गुणसूत्रीय रोग है। यानी इसका जो जीन है वो भी कहां स्थित होता है, अलिंग गुणसूत्रों पर, यानी जो अभी मैंने आपको बताया 44 गुणसूत्रों में से किसी भी गुणसूत्र के ऊपर इसका जीन स्थित हो सकता है। और यह भी क्या है, एक अप्रभावी रोग है, यानी प्रभावी रोग नहीं है। विषम युग्मजीय अवस्था में जब इसके जीन उपस्थित होते हैं तब भी यह रोग होता है। अब देखिए इस रोग में होता क्या है कि एक एमिनो अम्ल होता है जिसे फेनाइल एलिनिन कहते हैं। फेनाइल एलिनिन एमिनो अम्ल, ये फेनाइल एलिनिन अमीनो अम्ल जो है वो किस में परिवर्तित होता है, वो टायरोसिन में परिवर्तित होता है। और टायरोसिन में परिवर्तित होता है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। और हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, फेनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज, फेनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो ये एंजाइम की उपस्थिति में फेनाइल एलिनिन एमिनो अम्ल जो है वो टायरोसिन में परिवर्तित होता है। चूंकि फेनाइल एलिनिन एमिनो अम्ल को टायरोसिन में बदलने वाला एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज क्या होता है, यहाँ पे अनुपस्थित होता है। और इस एंजाइम के अनुपस्थित होने के कारण ये फेनाइल एलिनिन एमिनो अम्ल जो है वो या तो इसी रूप में परिवर्तित रहेगा या फिर ये फिनाइल पायरुविक अम्ल या इसके व्युत्पन्नों में परिवर्तित हो जाता है। और इसके व्युत्पन्नों में परिवर्तित होने के कारण यह मस्तिष्क में जमा हो जाता है और इसके कारण मानसिक दुर्बलता आ जाती है। वृक्कों द्वारा ये अवशोषित नहीं हो पाता है। इसके कारण वृक्कों के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाने के कारण फेनिल एलिनिन जो है या फेनिल पायरुविक अम्ल या इसके व्युत्पन्न मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगते हैं और इसके कारण मानसिक दुर्बलता आ जाती है, जिसे हम फेनिलकीटोन्यूरिया कहते हैं। और इसका जो जीन है वो सामान्यतः जो 12वां गुणसूत्र है, यानी पीछे पढ़ने पड़ा था आप लोगों को याद होगा गुणसूत्र मैपिंग, ठीक है, गुणसूत्र मानचित्रण। गुणसूत्र मानचित्रण क्या है कि मनुष्य के अंदर गुणसूत्र मानचित्र भी आप याद रखेंगे, मानचित्रण
गुणसूत्रीय मानचित्रण या क्रोमोसोमल मैपिंग क्या है कि मनुष्य के अंदर जितने भी गुणसूत्र पाए जाते हैं उनको आकार के आधार पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 46 इस प्रकार से इनकी नेमिंग की जाती है, उनको रेखांकित किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय मानचित्रण। तो उनमें से जो 12वां गुणसूत्र है उसके ऊपर इसके जीन जो है वो स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना फिनाइल कीटोन्यूरिया। और फिनाइल कीटोन्यूरिया के साथ ही जितने भी मेंडलीय विकार अपने सिलेबस में दिए हुए थे वो कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद में अपना बचा है गुणसूत्रीय विकार और 2 टॉपिक और, बहु प्रभाविता और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, वो अपन अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।